सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? अभी तक हमारा जो कैलकुलेशन था या जिस भी चीज को हम लोग बना रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें क्या था? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। क्या ऑब्जेक्ट था बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है या कुछ भी फोर्सेस लग रही हैं तो हम लोग उस पॉइंट पे एक्ट करवा देते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा बच्चों? एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे पॉइंट। अब आप बोलेंगे सर हम लोग ब्लॉक वाले प्रॉब्लम तो बनाए हैं, उसमें तो वो ब्लॉक तो बड़ा ही ऑब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन हाँ देखो, ब्लॉक ऑब्जेक्ट तो हुआ करता था, लेकिन अपन क्या करते थे कि सारे पॉइंट जो थे ब्लॉक के, सारे पॉइंट जो थे ब्लॉक के, वो एक साथ ही मूव कर रहे थे ना। कैसे मूव कर रहे थे? एक साथ ही मूव कर रहे थे। तो हम लोग उसको क्या बोल देते थे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, मान के इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे। आ रही बात समझो? तो अब हम लोग को ये करना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में फोर्स लगने से वो मोशन करता था, कई सर्कुलर मोशन करता था। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर स्ट्रेट लाइन फोर्स लग रहा है तो वो क्या करता था? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था। या अगर हम लोग उसको कोई और एंगल पे फेंक देते थे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता था। अब हमको देखना है एक रिजिड बॉडी पे अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लगाएंगे तो मोशन क्या होगा। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना जरूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है। क्या है? कोऑर्डिनेट। ये एक जगह है। सेंटर ऑफ मास का यूनिट केजी नहीं है, सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, ये कोऑर्डिनेट है। तो क्या होगा, जैसे कि सपोज मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक बॉल फेंका। क्या फेंका बच्चों? बॉल फेंका। तो बॉल को मैं ऐसा यू वेलोसिटी दिया, उसके लिए मैं ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे फेंकाऊंगा, तो बॉल कैसा मोशन करेगा? ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो बॉल का हर पॉइंट आपको ऐसा मोशन करता हुआ दिखेगा। क्लियर बात? लेकिन बच्चों बॉल के जगह अगर मैं एक रैकेट फेंका तो क्या रैकेट ऐसे उड़ के जाएगा? जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? ठीक, लेकिन जैसे जैसे उड़ उड़ के जा रहा है आपको दिखेगा इसका एंगल क्या होता जाएगा? चेंज होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा बच्चों? एंगल क्या होता जाएगा? चेंज। ये घूमते भी जाएगा ना ऐसे ऐसे। ठीक, तो अगर मैं ऐसे करके एक रैकेट को फेंक दूंगा तो रैकेट ऐसा घूमते घूमते जाएगा। जैसे देखो इसको अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा के फेंक रहा हूँ, ठीक, तो ये क्या कर रहा है? ऊपर गया, और क्या हो रहा है? रोटेट भी होते जा रहा है। तो इसके पार्टिकल कोई एक जैसा मोशन सब तो कर नहीं रहे, एक जैसा मोशन तो सब कर नहीं रहे। तो मैं साले को कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि कितना फोर्स कहाँ लगाऊंगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, घूमेगा कितना, तो सब तो परेशान हो जाऊंगा मैं। लेकिन आप चीज गौर करोगे, देखो इसका ढक्कन निकाल लेता हूँ, इसका सेंटर लगभग यहाँ होगा। देखो ये मार्कर बना हुआ है, व्हाइट लाइन है ना, सेंटर लगभग यहाँ होगा। ठीक, तो आप गौर करोगे अगर मैं इसको जैसे बॉल के जैसा फेंक भी दूं ना, और आप खाली सेंटर को गौर करोगे, किसको गौर करोगे? सेंटर। तो सेंटर वही मोशन करेगा जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट करता। सेंटर वैसा ही मोशन करेगा जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट करता है। यानी इधर उधर के जो पार्टिकल्स हैं जो सेंटर में नहीं है, सेंटर में जिनको कोऑर्डिनेट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो रोटेट रोटेट हो रहे हैं, उनका वेलोसिटी अजीब अजीब टाइप का। लेकिन आप सेंटर को गौर करोगे तो वो वैसे ही मोशन कर रहा है जैसे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने पे या फोर्स लगाने पे ट्रांसलेटरी मोशन होता। आ रही बात समझ में? आप लोग देखे होगे, जैसे सपोज ये कैरम की गोटी है छोटी सी, आप कैरम की गोटी को ऐसे मारे, जिधर फोर्स लगाते उसी डायरेक्शन में आगे जाती थी। ठीक, अब टेबल के ऊपर क्या रख दो? एक स्केल रख दो। टेबल के ऊपर क्या रख दो? एक स्केल। ठीक, अब स्केल में आप एक फोर्स लगाए एफ, सबसे पहले लगाए ऊपर, ठीक, फिर उसके बाद आप फोर्स लगाए उसके बीचों बीच, फिर आप उसके बाद फोर्स लगाए नीचे में। क्या तीनों केस में मोशन सेम टाइप का होगा? नहीं होगा ना, लग ही रहा है। अगर मैं सपोज ऊपर में मारा तो स्केल ऐसा घूमेगा, भाई आगे तो जाएगा ही, लेकिन कैसे जाएगा? ऐसे घूमते हुए जाएगा। और अगर मैं नीचे में फोर्स लगाया तो स्केल ऐसे घूमते हुए जाएगा। नहीं, स्केल ऐसा है, नीचे में मारा तो ऐसे जाएगा। ठीक, और अगर सेंटर में मारा तो ऐसे चलेगा बच्चों। लेकिन अगर इसका मास m है और फोर्स तीनों सेम लग रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, तो भी हर केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास को गौर करोगे ना तो वो सीधा ही जाएगा।
ऐसा जाएगा कि अगर ये पूरा m मास एक पॉइंट मास होता और उस पर हम लोग F फोर्स लगाते तो वो जो एक्सेलरेशन से आगे जाता, अभी भी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वैसा ही मोशन करेगा, फोर्स कहीं भी लगे, बशर्ते डायरेक्शन और वो मास सेम होना है। आ रही बात समझ में? तो मैं ऐसी सिचुएशन को, फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, यहां लग रहा है, उस सिचुएशन को ऐसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी निकालना, ये सब क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास। ठीक, सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं कि होल बॉडी का मास वहां कंसेंट्रेटेड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पॉइंट। कि अगर एक रिजिड बॉडी पे आप एफ फोर्स लगा रहे हो, उसके किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो, एफ फोर्स लगा रहे हो और वो उसके कारण एक्सेलरेट कर रहा है या मोशन कर रहा है या जैसा भी उसका मोशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर आप उस कोऑर्डिनेट पे जो सेंटर ऑफ मास उसका आएगा रिजिड बॉडी का, उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे आप उतना ही फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाओगे, पूरा एम मास को रख के वहां उस पॉइंट पे, तो वो वैसे ही मोशन करेगा जैसे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कर रहा था। क्लियर बात? तो अभी भी जैसे अगर मैं एक सपोज मोती हाथ में ले लूं और ऊपर फेंकूं तो क्या जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा। मैं जितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूंगा उसके हिसाब से वेलोसिटी मिलेगी, ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, वापस नीचे आएगा। पेन भी वैसे ही करेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, लेकिन घूम क्यों रहा है? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन मैं अलग अलग लगा रहा हूँ। अरे बस मैं सेंटर ऑफ मास पे ही लगाऊंगा एग्जैक्ट, तो ऊपर जाके बस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हाँ किसी और जगह लगाऊंगा तो जाएगा ऊपर, लेकिन घूमते हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? पक्का क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन, तो यहां भी अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास में सपोज ऐसे टेप लगा दूं, तो आप देखोगे ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये वैसे ही मोशन कर रहा है। कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रहा है, भले इसके आसपास क्या हो रहा है, वो कियोस मचा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो क्या लिखते हैं, लिखो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, इट इज अ कोऑर्डिनेट, it is a coordinate of, नहीं ऐसा लिखो, it is a coordinate where when a force is applied behaves same way as if the force is applied on a rigid body in same direction with same magnitude. ठीक, ये एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट होता है, जिसपे फोर्स लगाएंगे सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का, जो एक रिजिड बॉडी में लगा रहे थे, तो ये वैसा ही एक्ट करेगा जैसा कि रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा था। क्लियर बात? तो आज की क्लास में बच्चों को ये क्या है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा सेंटर ऑफ मास का, वो निकालने की कोशिश करना है। कि अगर आपके पास पॉइंट मासेस हैं खूब सारे, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूस बॉडी है तो कैसे निकालेंगे, वो कंटिन्यूस बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे देखेंगे। ठीक है, तो आज सीखना है, बाद में फिर इसका काइनेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चों लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ठीक, अभी मैं एक रिजिड बॉडी या कंटिन्यूस बॉडी नहीं ले रहा हूं, अभी क्या ले रहा हूं, खूब सारे पॉइंट मासेस ले रहा हूं, तो उसके कारण अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेम जरूरी था, तो सेंटर ऑफ मास भी एक पोजीशन है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पोजीशन। तो सेंटर ऑफ मास अगर एक पोजीशन है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए हमको एक फ्रेम लगेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा नहीं लगेगा? तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बच्चों को तो फ्रेम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फ्रेम। ठीक है, तो मैं आपका चालू कर रहा हूं 2 पॉइंट मासेस से, है ना, 2 पॉइंट मासेस। ठीक, किससे चालू करें बच्चे? 2 पॉइंट मासेस। सपोज ये एक मास है m1 पॉइंट मास, और एक मास ये है m2। ठीक,
और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है बच्चों, डी। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी। तो मेरे को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालने की, कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास निकालने कहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक फ्रेम बनाऊंगा। तो मैं अभी के लिए फ्रेम क्या को ले रहा हूँ, m1 को ही मैं बोल दे रहा हूँ कि ओरिजिन पे m1 के हिसाब से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया 0,0। क्लियर बात। हमेशा फ्रेम बनाएंगे एक सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, चाहे वो 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, n बॉडीज हो, या कंटिन्यूस बॉडी भी क्यों ना हो, हमेशा क्या बनाएंगे, एक फ्रेम। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, m1 उसी पे रखा है। तो m1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों d,0। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो देखो जनरल ये है रूल, आप खुद सोचो। सपोज ये एक पेन है, अभी इसमें तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर सपोज इसमें मैं एक कैप लगा दूं तो इस तरफ भारी हो गया। तो सपोज पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर में था, अब जिधर भारी हो गया मास उधर खिसकेगा सेंटर ऑफ मास की, उससे दूर जाएगा। हाँ बताओ, जिधर भारी होगा, आप खुद सोचो, जैसे स्केल है, इधर एक भारी मास रखा है, इधर एक हल्का मास रखा हुआ है, तो आप किस दर से पकड़ के उठाओगे, इधर से पकड़ के उठाओगे तो उठेगा, कि इसके पास से पकड़ के उठाओगे तो उठेगा, इसके पास से ना। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होता है ना बच्चों, भारी मास से पास होता है और हल्के मास से दूर होता है। ठीक, तो अपन ये बोल सकते हैं बच्चों, मास जितना ज्यादा रहेगा सेंटर ऑफ मास से दूरी उतनी ही क्या रहेगी, कम। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बच्चों, मास जितना दूर रहेगा सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या रहेगी, उतनी कम। ठीक है, और आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे मास जितना दूर रहेगा सेंटर ऑफ मास से उतनी दूरी कम रहेगी। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो, सपोज मैं बोला ये है सेंटर ऑफ मास, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, वो m1 से कितना दूर है r1, और m2 से कितना दूर है r2, बोल सकता हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं ना बच्चों, n1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1 और m2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या आया, m1 बाय m2 बराबर r2 बाय r1, या फिर मैं लिख सकता हूं m1 r1 बराबर m2 r2। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। और इस m1 r1 ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका एक खास नाम है, इसका क्या है खास नाम। तो देखो ये m1 मास है और ये सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, r1 दूर है। ठीक, तो इस प्रोडक्ट को जो है ना हम लोग बोलते हैं मास मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मास मोमेंट। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है मास मोमेंट। ठीक, m1 r1 m2 r2, ये m1 का मास मोमेंट, ये m2 का मास मोमेंट। तो मास मोमेंट किसके अबाउट निकाल रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास से ये r1 दूर है मास, तो इसका मास मोमेंट क्या हो गया m1 r1। सेंटर ऑफ मास के अबाउट m2 दूर है, तो इसका मास मोमेंट क्या हो गया m2 r2। ठीक, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट होता है ना सारे मासेस का, वो ये लिखा m1 r1 बराबर m2, ये दोनों का बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, बराबर। अब ये समझ में। नेक्स्ट, अब दूसरा इक्वेशन ऐसे निकालते हैं कि r1 प्लस r2 किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। r1 प्लस r2 किसके बराबर होगा, d। तो देखो एक इक्वेशन आया था m1 r1 बराबर m2 r2, और एक आया है r1 प्लस r2 बराबर d। हमको तो सिर्फ पहले मास से कितना दूर है वो निकालना है, पहले मास से कितना दूर है वो निकालना है। तो सपोज r1 निकालना है, तो r2 का सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो क्या आएगा m1 r1 बराबर m2 d माइनस r1। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो, m1 r1 बराबर m2 d माइनस m2 r2, सॉरी m2 r1। ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, r1 कॉमन आएगा, बचेगा क्या m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों m2 d, ये होगा। तो हम लोग r1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r1 मतलब पहले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, अगर 2 पॉइंट सिस्टम है तो लाइन जॉइनिंग में ही रहता है। ठीक, कितना होगा m2d बाय m1 प्लस m2। ठीक, अच्छा तो अगर वो होता, क्या बोलते हैं r2 निकालना रहता, तो r2 क्या था m1d बाय m1 प्लस m2। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों r इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, m के, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, m के, मतलब मास बड़ा तो r छोटा।
तो इसलिए तो सामने वाले का प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो दूसरे मास से डिस्टेंस आ रही है। इनवर्स रिलेशनशिप है ना। याद है रेजिस्टेंस में करंट भेजते थे तो R1 R2 था, तो R1 में जो करंट जाएगी टोटल करंट का वो R1 बाय R1 प्लस R2 नहीं होती थी, क्या होती थी R2 बाय R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप था, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वैसे सेम यहाँ पर। क्लियर बात बच्चों? पक्का? तो ये हो गया बच्चों सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास सिस्टम का, 2 पॉइंट मास सिस्टम का। कितने का? 2। याद रहेगा? तो अगर 2 मासेस हैं, कितने मासेस हैं? 2। तो अगर आपको दूरी निकालना है, 2 मासेस हैं तो उन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देना और दोनों का बीच L ले लेना। अब पॉइंट मासेस होंगे M1 और M2। तो पहले वाले से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस बाय सम ऑफ मासेस। तो ये क्या पता चल जाएगा बच्चों आपको? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ठीक। और इससे निकालना है तो सामने वाले का मास इनटू L, M1 प्लस M2। समझ गए? बढ़े आगे। अब बच्चों सेकंड केस ये है कि अब आपके पास खूब सारे पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है? सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये खूब सारे पार्टिकल्स। तो सबसे पहले अपन क्या किए? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए। ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम y और x। ठीक है। क्या बन गया? y और x। ठीक है। अब आपने क्या किया? ये M1 का पोजीशन कितना है बच्चों? x1। M1 का पोजीशन क्या है? x1। और कोऑर्डिनेट दूसरा क्या है? y1। x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। इसका M2 का x2 y2, M3 का x3 y3, M4 का x4 y4 और ऐसे ही nth पार्टिकल का xn yn। ठीक है। अलग अलग खूब सारे पार्टिकल, सबका अलग अलग पोजीशन। ठीक। तो बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो एक प्लेन में फैले हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी खाली x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा कि दोनों एक कोऑर्डिनेट आएंगे? दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे। लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं x का y में कोई फर्क नहीं होता, y का कोई x में फर्क नहीं पड़ता, पहले ही से मैकेनिक्स बनाते हुए आ रहे हैं। तो अपन क्या करें बच्चों? अगर आपको x सेंटर ऑफ मास चाहिए, क्या चाहिए आपको? x सेंटर ऑफ मास, यानी इन सब का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट। क्या का? x कोऑर्डिनेट। तो वो आप लिखोगे मास मोमेंट का सम सबका, m1 x1 m2 x2 सम एक्सेट्रा क्या mn xn डिवाइडेड बाय सबका सम m1 प्लस m2 प्लस m3 एक्सेट्रा कहां तक बच्चों? mn तक। तो आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास का x। सारे मासेस का मास मोमेंट का सम x डायरेक्शन के अलोंग वाले निकलेंगे, सम डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। आ रही बात समझ में? या y निकालने के लिए क्या करेंगे? y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 एक्सेट्रा mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एक्सेट्रा mn। और अगर सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन z एक्सिस के अलोंग भी होता है, यानी इनका एक z कंपोनेंट भी होता है, तो z सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस ऐसे करके। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पक्का? तो अगर आपके डिस्क्रीट मासेस हैं, पॉइंट मासेस, सबका कोऑर्डिनेट मार्क कर लेना है एक फ्रेम हिसाब से, 0 0 0 फ्रेम के हिसाब से सबका कोऑर्डिनेट। और आप क्या करना है? सबका मास मोमेंट x डायरेक्शन में सम कर दिए, डिवाइड बाय टोटल मास, तो x सेंटर ऑफ मास निकल गया। सबका मास मोमेंट इन y डायरेक्शन ऐड कर दिए, डिवाइड बाय टोटल मास। सबका डायरेक्शन मास मोमेंट z डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय सबका मास, तो x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? जो आया है पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला कोऑर्डिनेट, वहां सारे मासेस को सम ऑफ ऑल द मासेस मिला के रख दोगे उसी पॉइंट पे। तो बाहर से फोर्स लगने पे ये सारे जो बिहेव करेंगे, ये सारों का सेंटर ऑफ मास वैसे ही बिहेव करेगा। क्लियर बात? सेंटर ऑफ मास हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ओके, बढ़े आगे बच्चों। ठीक, एक आधा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के ना यहाँ पर एक 2 kg मास रखा हुआ है, यहाँ पर एक 3 kg मास रखा हुआ है और यहाँ पर एक 4 kg मास रखा हुआ है। ठीक। और जो राइट एंगल है ट्राइंगल है, इसका जब तो साइड जो है वो है ए मान लो। क्या मान लो? ए साइड का राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। हमको बताना है कि ये पॉइंट मासेस है, ये ट्राइंगल
मासलेस है ना, ट्रायंगल ऐसा बताया कि कोऑर्डिनेट्स में वर्टेक्स में मासेस रखे हुए, ठीक है, 2 kg 3 kg और 4 kg। हमको निकालना है सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा, एक फ्रेम। तो मैंने फ्रेम इस मास को बना दिया, ठीक, y और x, क्योंकि ये प्लेन में है, प्लेनर फिगर है बच्चों, तो 2 ही लगेगा। तो क्या बना दिया पहले, y और x। अब सबका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं बच्चों। 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा, क्योंकि फ्रेम वहीं लिया हूं। तो 2 का क्या हो गया, 0,0। बताओ 3 का क्या होगा, a,0। ए होगा ना बेटा, साइड का लेंथ ए है, तो क्या होगा a,0। अब बताओ 4 का क्या होगा, a/2, क्या होता है बच्चों ये, √3/2 है, कितना होगा, √3/2 ए होगा। हाइट भाई ये ए है, ये 60 डिग्री होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, 60 होता है, तो ये कितना होगा, हम्म, हाँ, अरे मैं राइट बोल रहा था क्या मुंह से, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वो राइट एंगल दिख रहा है क्या आपको कहीं से, इक्विलेटरल क्या है बच्चों, इक्विलेटरल, सॉरी, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब बच्चों सपोज हमको सेंटर ऑफ मास का क्या कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो पहला मास 2 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0। दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा मास क्या है 3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, a, प्लस तीसरा क्या है बच्चों 4 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a/2, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 3 7 2 9, सब मासेस का सम 9 आएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बच्चों, ये 2 2 जा गया, 3a + 2a 5a, तो क्या आएगा 5a/9। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन से कितना दूर होगा, 5a/9। आ रही बात समझ में, पक्का, a/2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब क्या निकालते हैं अगला, y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ए मास 2 kg, इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो 2 इंटू 0, प्लस ये 3 वाले का y कोऑर्डिनेट, ये भी 0, तो क्या होगा 3 इंटू 0, प्लस ये वाले का कोऑर्डिनेट √3/2 a, तो 4 इंटू √3/2 a, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस कितना होगा बच्चों, 9 किलो, तो 2 2 जा, बाकी तो 0 ही है, तो क्या आएगा बच्चों 2√3a/9। ये क्या आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो आपका यहां पर कहीं होगा कैसा, ये 2, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट अलग है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5a/9, 2√3/9 ए के टर्म्स। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, पक्का क्लियर बच्चों। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास को अपने को कैसे निकालना, ओके। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Consider a two-particle system with particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? देखो ये एक मास m1 है और एक मास m2 है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बच्चों अभी मान के चलो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, हमको नहीं पता कितना था, लेकिन इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो हम लोग बोल देते हैं ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ मास, बोल सकता हूं। क्या किए m1 को, क्या किए, इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस d। तो अब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसको मैं कुछ डिस्टेंस अंदर ढकेल दिया, कितना डिस्टेंस बच्चों, d डिस्टेंस अंदर, ठीक। तो मेरे को ये बोला है कि दूसरे पार्टिकल को कितना ढकेलूं, दूसरे पार्टिकल को कितना ढकेलूं ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। तो दूसरे पार्टिकल को सपोज मैंने ढकेल दिया x, कितना ढकेल दिया बच्चों x, अब m2 यहां आ गया, कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अभी तक चेंज नहीं हो। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, पक्का क्लियर है। तो देखो पहले दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, कुछ था अपने को नहीं पता, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक पोजीशन था, सेंटर ऑफ मास का क्या था, एक पोजीशन था। अब देखो मैं बोलता हूं पहले मास से
पहले मास से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था R1, बोल सकता हूँ, ठीक। तो बच्चों और दोनों के बीच की जो दूरी थी वो मैं बोल देता हूँ वो थी L, कितनी थी? L, बोल सकता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। तो R1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? M2L बाय M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ, M2L बाय M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ। अभी पढ़े 2 पॉइंट मास सिस्टम का। अब बच्चों क्योंकि मैं M1 मास को d डिस्टेंस आगे खिसका दिया हूं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो अभी ये जो नया R1 डैश आएगा वो कितना आएगा, है ना? ये आ जाएगा R डैश बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? पुराना जो R1 था उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? D। तो R1 माइनस D लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? पक्का क्लियर बात, ठीक। अच्छा, इतना वैसे लंबा चौड़ा बनाने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ये सब निकालने की जरूरत नहीं, इससे भी आएगा, लेकिन एक आसान तरीका तो ऐसा भी कर सकता हूँ बच्चों। देखो ये इसके लिए ऐसे लिखता हूँ, सपोज ये R1 डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना था? R2, बोलता हूँ। तो बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ क्या? M1 R1 बराबर M2 R2 लिख सकता हूँ। M1 R1 बराबर M2 R2 लिख सकता हूँ बच्चों। और अब ये D खिसक गया और ये कितना खिसका? X। तो अब क्या लिख सकता हूँ? M1 R1 माइनस D बराबर M2 क्या माइनस D? R2 माइनस X। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का। तो हमको क्या निकालना है? हमको तो x निकालना है। हमको क्या निकालना है बच्चों? x। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं? m1 r1 माइनस m1d बराबर m2 r2 माइनस m2 x। फिर m2x को इधर भेजो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या आएगा? m2 r2 माइनस m1 r1 माइनस m1 d माइनस m1 d, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा? प्लस m1 d। और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? m2 x। तो एक m2 से ये m2 गया, तो ये आ जाएगा नीचे में इधर डिवाइड बाय m2, ठीक। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो हमको r1 और r2 चाहिए नहीं, r1 r2 क्वेश्चन में थोड़ी दिया है। r1 r2 हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ क्या निकालना है? m1 m2 और d के टर्म्स में क्या निकालना है? x। m1 m2 और d के टर्म्स में क्या निकालना है? x। अब बताओ एलिमिनेट कैसे करें? हाँ एक और चीज है। क्या चीज? कहाँ गया ये? m2 r2 और m1 r1 ये दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि m1 r1 बराबर क्या होता है? m2 r2। तो m1 r1 और m2 r2 क्या हो गया? कैंसिल। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो डायरेक्ट आ गया x बराबर m1 बाई m2 d, ठीक। आ रही बस में? पक्का? आगे बढ़े बच्चों। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम में क्या करना है? m1 r1 बराबर m2 r2। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला, ये कितने मासेस दे दिए बच्चों? 4 मासेस। सबको कोऑर्डिनेट दे दिया है। ये है 0 0 1,0 1,1 और 0,1। m1 m2 m3 m4 4 मासेस है। मासेस क्या दिए ABCD का? 1 2 नहीं, 1 नहीं, ये 2 है, उसके बाद 3 और ये क्या है? 4। हमको क्या निकालना है बच्चों? प्लेस एट द 4 वर्टिसेस ABCD स्क्वायर, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब बताओ x सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 x1। तो m1 1 kg है, x क्या है इसका? 0। तो कुछ लिखने की जरूरत है? नहीं। m2 x2 ये लिखने की जरूरत है? तो 2 इंटू 1, ठीक। m3 x3 लिखने की जरूरत है। तो क्या आएगा बच्चों? 3 इंटू 1। 4 इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x 0। तो 4 इंटू 0 लिखने की जरूरत है? नहीं। डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है? 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10। तो 10 kg। तो कितना आएगा बच्चों? 2 + 3 5, 5/10 यानी 1/2 मीटर। यानी
ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच होगा, और वर्टिकल पोजीशन क्या होगी ये देख लेते हैं, ठीक है। अब y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 y1, तो y कोऑर्डिनेट इसका है, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, y कोऑर्डिनेट इसका है, लिखेंगे क्या प्लस 2 इंटू 1 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m, ये तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल मास क्या होगा 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3/10 मीटर, ठीक। तो क्या हो गया हाफ, मतलब यहां से हाफ और नीचे से 3/10 मतलब यहां कहीं होगा, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास, ठीक। देख रहे हो ना, भारी की तरफ है 4 और 3 किलो नीचे की तरफ है तो नीचे तरफ है, लेकिन इधर देखो 1 किलो और ये कितना था 4, 1 और 4 कितना होता है 5, 2 और 3 कितना होता है 5, इसलिए बात समझ में आ रही, बढ़े आगे बच्चों, ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब अगला लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए सपोज आपके पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, अजीब शेप, ये क्या है बच्चों एक कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक। अब हम लोग क्या करें, हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए कि ये सपोज y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक, ऐसा बना दिए। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां तो एक पॉइंट मास नहीं है, यहां बहुत सारे पॉइंट मास, क्या है बहुत सारे पॉइंट मास, तो मैं क्या करा एक छोटा सा एलिमेंटल मास लिया, क्या लिया बच्चों छोटा सा एलिमेंटल मास, और मैं बोला ये मास क्या है dm, ये मास क्या है बच्चों dm, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y, z, और ये सब अगर मैं dm मास यहां लूंगा तो उससे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, dm 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 अलग अलग जगह लूंगा तो x y z क्या होते जाएंगे चेंज, आ रही बात समझ में, तो dmx ये सब चेंज होते जाएंगे। अब देखो मेरे को निकालना है x सेंटर ऑफ मास, क्या निकालना है बच्चों x सेंटर ऑफ मास, तो अब आप सोच रहे हो ना मैं हल्का सा भी इधर उधर बढ़ रहा हूं तो ये x y z कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहे हैं, dm एलिमेंट भले सेम है लेकिन x y z कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहे हैं चेंज, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा बच्चों इंटीग्रेशन, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा, क्या होता था m इंटू x1, m2 इंटू x2, m3 इंटू x3 करना पड़ता था, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा dm जो एलिमेंट मेरा एज्यूम किया हूं वो, और उसका x सेंटर ऑफ मास, उसका क्या x सेंटर मास, पॉइंट मास है तो क्या होगा जहां पर वो है वहीं पर सेंटर होगा उसका, तो dm इंटू x, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों इंटीग्रेशन, तो ये मास मोमेंट का इंटीग्रेशन आएगा x डायरेक्शन का, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या करते थे टोटल मास, तो नीचे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, आ रही बात समझ में, तो मेरे को इंटीग्रेशन का सहारा लेके कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एक सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, बात समझ में आई कि नहीं, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बच्चों काट मत देना है ना, इंटीग्रेशन साइन के बाहर कोई चीज कब आती है जब कांस्टेंट होती है, x y z कांस्टेंट नहीं है, ये तो कट रहा है सर y लिख दो, ऐसा नहीं करना प्लीज, ठीक है। तीसरा z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा dm इंटू z बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक। तो अब अलग अलग सिचुएशन में डाल के वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्या सीखेंगे एलिमेंट कैसे चूज करते हैं, ये एलिमेंट चूज करना मैं आप लोग को बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा अभी इसमें, एक रॉड लीनियर ऑब्जेक्ट रहेगा तब, एक आर्क वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तब, डिस्क रहेगा तब, आर्क मतलब पूरा भरा हुआ आर्क, डिस्क समझ रहे हो, डिस्क रहेगा तब, स्फीयर रहेगा तो क्या लेंगे हेमिस्फीयर रहेगा तो कैसे लेंगे, फिर ये एलिमेंट बच्चों मैग्नेटिज्म तक में यूज करना है हम लोग को, कब तक यूज करना है मैग्नेटिज्म तक में यूज करना है, तो आप इसको बेस मानेंगे, क्या मानेंगे बेस, कि ऐसा टाइप का अगर वेरिएबल चीज आता है ना तो इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा हमको एलिमेंट लेना है, सबका नया नया तरीका पहली बार सीखोगे तो ये डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना भी आपके लिए जरूरी है। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं बच्चों एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए, इसके लिए बच्चों एक यूनिफॉर्म रॉड, अच्छा रॉड को रॉड क्यों बोलते हैं क्योंकि वो रॉड शेप का नहीं, फिजिक्स के हिसाब से रॉड का क्या मतलब होता है, फिजिक्स के हिसाब से रॉड का मतलब कि उसकी लंबाई है, उसकी क्या है बच्चों लंबाई है, लेकिन अदर डायमेंशन उसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, यानी थिकनेस और विड्थ ये सब क्या है कम, बस उसकी लंबाई है,
आ रही बात समझ में? यानी उसकी जो थिकनेस है एज कम्पेयर टू इट्स लंबाई बहुत छोटी होती है, तो उसको रॉड बोलते हैं ऐसे शेप को, ठीक है। अब सपोज बच्चों ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो जो m मास का रॉड है और इसका लेंथ l है, मैं क्या बोला, m क्या है, मास ऑफ रॉड, और l क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक। m है मास ऑफ रॉड, l क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ रॉड। तो मास ऑफ रॉड और लेंथ ऑफ रॉड ये आया है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आप कोई भी पॉइंट पे या कोई भी पार्ट पे आप इसकी डेंसिटी देखोगे तो वो क्या आएगी, कांस्टेंट, यानी उतने रीजन में उतना ही मास भरा होगा, ठीक। तो बच्चों ये पहला जो आपका कंटिन्यूस बॉडी आया वो एक लीनियर बॉडी है। कैसी बॉडी है, लीनियर, इसका एक ही डायमेंशन, कितना डायमेंशन, एक। तो जब भी ऐसे टाइप में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फ्रेम बना लेंगे। तो अपन बना लिए फ्रेम, आप कहीं भी ले सकते हैं फ्रेम, लेकिन बाय एक्सपीरियंस हम लोग ऐसा चूज करना है कि जहां से आसान पड़े। तो मैं एज को चूज कर रहा हूं, इसके सेंटर को भी चूज कर सकता था, ठीक। अब बच्चों अगर आपका रॉड है, लीनियर रॉड है, तो आपको डायमेंशन कितना लगेगा, एक की दो, सिर्फ एक। लीनियर है तो कितना लगेगा, एक। अलोंग अ लाइन है तो क्या, एक ही लगेगा, तो सिर्फ एक्स एक्सिस लगेगा, वाई का कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक। तो ये आपको लगेगा, ठीक। अब जब भी बच्चों आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, लीनियर, तो आपका एलिमेंट हमेशा पॉइंट होगा, ठीक है। लीनियर ऑब्जेक्ट होता है तो एलिमेंट क्या होगा, हमेशा पॉइंट, ये याद रखना। अभी नहीं, ये मैग्नेटिज्म समझ रहे हो, दुनिया जहान का जो भी चीज पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन रोटेशन सब में ये काम आएगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट लीनियर है, फ्लूइड मैकेनिक्स सब में, तो आपका एलिमेंट कैसा होगा, पॉइंट। ये सबसे बेसिक टाइप का एलिमेंट चूज करना होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहां तो खूब सारे डीएम 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 टुकड़े हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या है, एक बीच में एक जनरल टुकड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बोलते हैं हम लोग यहां से x डिस्टेंस दूर गए और एक छोटा सा, भाई अगर रॉड का लेंथ है तो एलिमेंट का भी क्या होगा, लेंथ, लेकिन रॉड का लेंथ l है, एलिमेंट का लेंथ लेकिन हमेशा क्या होता है, एलिमेंटल, एकदम छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल। तो मैं बोलूंगा x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। आ रही बात समझ में, पक्का। तो ये टुकड़े का हमको इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा एलिमेंट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। एलिमेंट कैसे चूज किया समझ में, लीनियर है तो x डिस्टेंस दूर dx थिकनेस का एलिमेंट। अब लीनियर है तो एक ही डायरेक्शन होगा, तो x पे dx थिकनेस, ठीक है। y पे चल रहे तो y पे dy, z पे dz। क्लियर बात। अब सपोज बच्चों ये एलिमेंट हो गया, अब हमको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस एलिमेंट का। एक पॉइंट मास का सेंटर कहाँ होता है, वहीं होता है। एक पॉइंट मास का सेंटर कहाँ होता है, वहीं होता है। तो मैं क्या लिखता हूं, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर होगा क्या, फॉर्मूला पढ़े ना हम लोग, df x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये होगा। तो अब हमको dm निकालना है, ये dm क्या होगा, किसका मास, इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास। अब ये काम आएगा बच्चों जो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रॉड, क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रॉड, मतलब मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लेंथ l। तो बच्चों m मास पूरे l लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, m मास पूरे l लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ कितना मास होगा, m बाय l। तो अगर मैं इसका 1 मीटर का टुकड़ा लूंगा, ठीक, m मास l लेंथ के लिए था, तो डेंसिटी कितनी होगी, m बाय l। अब 2 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 मीटर का मास बता देगा, 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 मीटर का मास कितना होगा बता देगा, 10 मीटर ले लूंगा तो 10 मीटर का मास बता देगा। तो देखो मास को डिवाइड किया हूं L से, तो इसको बच्चों लैम्डा बोलते हैं और बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर मास डेंसिटी। अब बताओ बच्चों ये इसका मैं मास कैसे निकालू, एलिमेंट का मास कैसे निकालू, m बाई एल से इस एलिमेंट की लंबाई को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकता हूं dm बराबर लैम्डा इंटू dx या m बाय एल dx। समझ में आएगा बच्चों, ठीक। और अगर हमारा एलिमेंट अभी क्या था, पॉइंट, छोटा सा इंक्रीमेंटल लेंथ का था, ऐसे ही हमारा कई बार क्या हो जाएगा, लेंथ का ना हो के एरिया का हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
ये लीनियर मास डेंसिटी की जगह मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा कि कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, m/a, और उसमें जो एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे उसका एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे वॉल्यूम वाले में मास बाय यूनिट वॉल्यूम होगा और उसमें एलिमेंट का क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो समझ में आ जाता है ये निकालते समय कि हम लोग अपना सही सेलेक्ट किए कि नहीं किए, फिर नहीं तो डायमेंशन सही नहीं बैठता। क्लियर? चलिए ये समझ में आया बच्चों। अब डीएम की जगह इसको रख देता हूँ, डीएम की जगह इसको रख देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर डीएम, डीएम की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, m/l dx इंटू एक्स, या डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ m/l dx। बच्चों इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, किसकी लिमिट पे ले रहा है, x की। m और l क्या है, कांस्टेंट, तो x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो लिमिट किसकी डालना पड़ेगा, x की। तो बच्चों ये पूरा रॉड कवर हो जाए उसके लिए x को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 0 लेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, क्या ले लेंगे, l, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो 0 से लेके l तक। अगर मैं सेंटर में चूज करे रहता ना तो -l/2 से +l/2, आंसर वही आता। बात समझ में आएगी नहीं? तो फ्रेम चूज करोगे उसके हिसाब से लिमिट चूज करना है। तो लिमिट अभी कहां से जाएगी, 0 से l तक। तो देखो बच्चों 0 से l तक ले जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो m/l कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये वाला m/l भी बाहर आ जाएगा, ये वाला m/l भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आके दोनों कट जाएंगे, बाहर आके दोनों कट जाएंगे, काट दिए। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से l। नीचे क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो यहां कितना आएगा, 0 से लेके l। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से लेके l, तो l डालेंगे तो क्या आएगा, l²/2, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, l। एक l से एक l कट गया, क्या आया बच्चों, l/2। क्या आया, l/2। मतलब एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, कौन सा रॉड है बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ, यानी उसका जो वो होता है क्या, सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ होता है, बीचों बीच। यहां से कितना डिस्टेंस दूर, समझ में आएगी, जाहिर सी बात है, समझ में आ रही नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास तो बीच में ही तो होगा। क्लियर है बात, पक्का? हाँ, लेकिन अगर बोलता जैसे जैसे आप x चेंज करते जा रहे हो जो डेंसिटी है वो चेंज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है, ऐसा बोल देता, तब बताओ क्या ऐसी आता, l/2 आता। आपको बोल देता ये जो लामडा है ना वो ऐसा दे देता, λ0x, क्या देता बच्चों, लामडा बराबर λ0s x। मतलब आप x पोजीशन पे जाएंगे तो वहां की जो डेंसिटी होगी वो λ0 नहीं है, क्या है, λ0x। अगर आप यहां पर रहेंगे 0 पे तो यहां पर डेंसिटी क्या होगी, 0। अगर आप l पे चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, λ0l, यानी वो डेंसिटी ही वेरिएबल है। तो जब हम डीएम निकाल रहे हैं ना तो यहाँ लैम्डा नहीं लिखेंगे या m/l नहीं लिखेंगे, m/l तो तब लिख रहे थे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हम लोग क्या लिख देंगे, λ0x। क्या लिखेंगे बच्चों, λ0x, क्योंकि x डिस्टेंस पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, λ0x, तो λ0x dx लिखेंगे। और उसके बाद इसका पोजीशन जो x आएगा वो अलग से आएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर फिर अलग से इंटीग्रेशन हो। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो ये चीज याद रखना, ये चीज क्या करना बच्चों, याद रखना। ये तो यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, जो डीएम है उसको, जो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया होगा कि x के साथ ऐसे वेरी हो रही है, वो फंक्शन ऑफ x डेंसिटी की जगह हमको डालना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आएगी नहीं। अब अगला शेप देखें। ठीक, अगला शेप, अरे आ जाना भाई, अगला शेप लिखो बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास की एक खास बात है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई ये रिंग है एक, या डोनट है, मान के चलो, क्या है बच्चों, डोनट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में ना, लेकिन बीच में कोई मास है, तो सेंटर ऑफ मास मास नहीं होता ना, क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉडी से बाहर भी हो सकता है, जहां पर कोई भी मास नहीं है वहां भी हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? जैसे ये एक रिंग होगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, आ रही बात समझ में, तो वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा बॉडी के अंदर होगा, पहले डिराइव करते हैं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों, एक सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये क्या बन गई बच्चों, आपकी रिंग। अब इसको सेमी करते हैं, हो गया सेमी, दिख ही रहा है क्या आप लोग अभी तक?
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अरे अब खुश मान्या जी? ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका? एक सेमी सर्कुलर रिंग। ये भी कैसी है? नहीं दिया है, यूनिफॉर्म। कैसी है बच्चों? यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब आप कोई भी टुकड़ा लोगे तो यूनिफॉर्म हो। देखो बच्चों, अगर स्ट्रेट रहता है ना रॉड, स्ट्रेट, तो क्या लेते थे? x डिस्टेंस पे dx। लेकिन आप ये देख रहे हो ये आर्क बन गया है। क्या बन गया बच्चों? आर्क। तो इसका एलिमेंट चूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक, आप सबसे पहले तो फ्रेम कहाँ लोगे? सेंटर पे, जो सेमी सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर होता है जो, वहां पर ले लोगे। ठीक, मैं सेंटर पे नहीं लिया हूं, थोड़ा सा ऐसे। कहाँ यार सेंटर? सेंटर पे ले लो। कहाँ पे ले लो बच्चों? सेंटर पे। तो ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डायरेक्शन हो गया। बच्चों ऐसा क्यों भी करता हूं मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्या करेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, कोई भी क्या बनाएंगे? एक ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर आप एक लाइन ऑफ सिमिट्री बना दे, क्या बना दे? अगर यूनिफॉर्म है तो, यूनिफॉर्म है तो, है ना, लाइन ऑफ सिमिट्री बना दे, तो अगर कोई एक सिमिट्रिकल लाइन होगी ना जो ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट रही है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वहीं पर होगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे इसको मैं यहां से डिवाइड कर दूं, इसको यहां से डिवाइड कर दूं, सेंटर ऑफ मास यहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये लाइन भी इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करिए, ये लाइन भी इसको क्या करिए? सिमेट्रिकली डिवाइड करिए। भाई अगर मैं प्लेट ले लूं, सर्कुलर प्लेट, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा कि नहीं होगा? ठीक, लेकिन अब बच्चों अगर सपोज मैं एक सेमी सर्कल ऑब्जेक्ट लिया हूं, तो मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना सकता हूं। ये देखो, इसके इधर और इसके इधर सेम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। लेकिन इधर लाइन बनाऊं कि इधर लाइन बनाऊं, ताकि जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे आ जाए, मास मोमेंट सेम हो जाए, तो वो तो दिक्कत जाएगी। अब थोड़ी बता सकता हूं। क्लियर बात? तो दूसरा पॉइंट कहां चूज करना है ये हमको पता नहीं था, लेकिन हाँ, पहला वाई एक्सिस कौन सा चूज करना है हम लोग को पता था। तो एक लाइन सिमेट्रिकल हो गई, उससे क्या फायदा होता है बच्चों? उससे फायदा ये होता है कि हमको अब डेफिनेटली पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो हमको एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा? वाई सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमेशा एक्सिस ऐसा चूज करना है कि कोई ना एक जो कोऑर्डिनेट हो या एक्सिस हो वो सिमेट्री बन जाए। क्लियर बात? पक्का? तो उससे क्या हो जाता है? थोड़ा बनाना आसान। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आप कैसे चूज करते हैं एलिमेंट, मैं बताता हूं। तो जब भी आपको आर्क या सर्कुलर या सर्कल ऐसा बने रहेगा ना, तो आप क्या करना, कोई भी एक एज पकड़ना, कोई भी क्या पकड़ना है? एज, एंड पकड़े, अब वहां से थीटा एंगल पे एक पॉइंट मार्क करना। कितना एंगल पे बच्चों? थीटा पे। आ रही बात समझ में? और उसके बाद, क्योंकि एलिमेंट का तो कुछ, भाई ये मास इस सरकमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको एलिमेंट का तो कुछ लेंथ चाहिए ना, तो क्या करना है? थीटा के बाद हल्का सा आगे चले जाना। कितना? डी थीटा, एंगुलर, क्योंकि ऐसे में ना एंगुलर इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो कितना आगे चलना? डी थीटा। तो आपको बच्चों ये एलिमेंट का लेंथ पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ये कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। क्लियर बात? पढ़े ना बच्चों? एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का लेंथ क्या होगा? रेडियस इनटू एंगल। बात समझ में आई? ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब ये आपका एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? एलिमेंट। अब देखो मजा आएगा। तो देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल। वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो बच्चों वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये होगा। अब पहले तो y निकालना है। क्या निकालना है? y, यानी इसके डीएम जो एलिमेंट हम लोग चूज किए हैं उसका y कोऑर्डिनेट। उसका क्या कोऑर्डिनेट बच्चों? y, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो हमारे एलिमेंट कहाँ है? ये हमारा एलिमेंट है। ठीक, बताओ इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? ये ओरिजिन है 0,0। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? r, रेडियस के बराबर है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या होगा बच्चों? आर साइन थीटा। अभी सर्कुलर मोशन में पढ़े तो हो, आर साइन थीटा और कॉस थीटा। एक्स बराबर आर बराबर लेते थे, आर कॉस थीटा आई, आर साइन थीटा जे।
फिर डिफरेंशिएट करते थे एंगुलर वेलोसिटी वगैरह। ये समझ में आया? तो क्या हो गया बच्चों, इसका पोजीशन हो गया आर साइन थीटा। तो y की जगह क्या रखना है मेरे को पता चल गया, ठीक। जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास, जो एलिमेंट है उसका सेंटर मास, तो पॉइंट मास का सेंटर कहाँ होता है, वहीं होता है, तो इसका y पोजीशन मार्क करना था, ठीक। अब क्या निकालना है इसका, dm। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है कि इसका एरिया है, लीनियर है ना, कैसा ऑब्जेक्ट है, लीनियर। रॉड तो रिंग है, रिंग तो पट्टी है ना, ये तो बस पतली सी, तो ये तो लीनियर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, लीनियर। तो इसका भी हम लोग सबसे पहले लाम्डा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, लाम्डा। तो लाम्डा क्या होता है, टोटल मास सपोज रिंग का m है, और वो मास कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर। 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है, तो आधे का कितना होगा बच्चों, पाई आर। ये समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों हम dm कैसे निकालेंगे, m बाय पाई आर इंटू हमारा लेंथ कितना है इसका बच्चों, आर डी थीटा। तो क्या लिखते हैं, आर डी थीटा। आर से आर क्या होगा, कट गया, तो क्या है बच्चों, एम डी थीटा बाय पाई। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अब हमारा दोनों काम हो गया, अब रख देते हैं। तो देखो y सेंटर ऑफ मास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा इंटू dm क्या है, m डी थीटा बाय पाई, ये है m डी थीटा बाय पाई, ठीक। तो dm इंटू ये हो गया। नीचे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी ऐसे ही लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि खुद सोचो, अगर ये सारे dm 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 नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म रहता तो इसको लिमिट डाल के फिर इंटीग्रेट करते, लेकिन अभी सारे dm को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, m ही आ जाना है, तो इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है, ये सारे dm का सम क्या होगा, m ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए ठीक है। अब देखो r क्या है, कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल ना, क्यों, क्योंकि मैं ये एलिमेंट लिया हूं तो थीटा आया है भाई, ये वाला एलिमेंट लूंगा तो थीटा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, चेंज। भाई ये वाला एलिमेंट लूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा। और इंटीग्रेशन भी किसके लिमिट में करना है, डी थीटा। अब बताओ ये थीटा कहां से कहां तक जाएगा, तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो मेरे को क्या करना है, एलिमेंट यहां से लेके एलिमेंट यहां तक जाना है, तो ये एंगल कितना होगा, 0, 0 से लेके, अच्छा अगर मैं यहां से थीटा लेता, ऐसा भी चूज करता था ना, यहां से थीटा लेता तो फिर जाता पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, वैसा भी लेता तो कोई बात नहीं था, लेकिन थीटा मैं यहां से लिया हूं, थीटा कहां से लिया हूं, यहां से, तो यहीं से चलना है 0 से लेके 180। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। अब तो मैं लिखता हूं यहां पर 0 से लेके पाई, ठीक है बच्चों। अब देखो y सेंटर ऑफ मास बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई m r साइन थीटा डी थीटा बाय पाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, आपके खुशी के लिए, क्योंकि आप लोग मैं जानता हूं मेरा विश्वास नहीं करते, तो dm का वैल्यू लिख भी देता हूं। dm का वैल्यू क्या था, m डी थीटा बाय पाई, लिख देता हूं ताकि आप लोग को बुरा ना लगे। 0 से लेके पाई ये होगा बच्चों। अब ऊपर देखो कांस्टेंट क्या क्या है, एम आर बाय पाई कांस्टेंट है, और नीचे क्या कांस्टेंट है, एम बाय पाई, दोनों बाहर आके क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा बच्चों। अब यहां देखो ऊपर आर बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके कहां तक, पाई तक, 0 से लेके कहां तक, पाई तक, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचा, डी थीटा, डी थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो ये देखो आर, लिमिट डालते हैं बच्चों, कॉस पाई क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस +1, फिर इंटीग्रेशन का क्या आएगा, लिमिट जो डालते हैं उसका माइनस, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू तो -1 आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, डिवाइडेड बाय 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 कितना होता है, पाई, तो कितना आ गया बच्चों, 2r बाय पाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ कोऑर्डिनेट आया बच्चों, देखो r के टर्म्स में, मीटर पोजीशन बताता है ना,
तो बच्चों अगर आपके पास एक रिंग है, क्या है, रिंग, ठीक, अगर आपके पास एक रिंग है तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, सेंटर से ऐसा वर्टिकल लाइन बनाना है, यहां से कितने डिस्टेंस दूर, 2r/पाई डिस्टेंस। समझ में आई कि नहीं आई बात, कितने डिस्टेंस दूर, 2r/पाई, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक, पक्का, समझ में आया कि नहीं बच्चों, सेंटर ऑफ मास रिंग का कैसे निकाले। तो बताओ रिंग के अंदर आया कि रिंग से बाहर आया, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्या हो, बॉडी में ही हो, जहां पर मास है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वहीं पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है बात, बढ़े अगले पे। ये कैसे लिए समझ में आया कि नहीं है बच्चों, आप लोग मेरे को बताओ। तो हमेशा याद रखना जब भी रिंग आएगा ना तो थीटा पे डी थीटा, चाहे वो मैग्नेटिज्म का आप सॉल्व कर रहे हो सवाल, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहे हो रिंग का, या कुछ भी, हमेशा आपको लिमिट ऐसी लेनी, ये नहीं वो क्या, एलिमेंट। आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट लिखिए, बढ़ना, सेमी सर्कुलर डिस्क, क्या लिखिए बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क कैसा दिखता है, डिस्क डिस्क जैसे दिखता है, और कैसे दिखेगा, ठीक है, ये हो गया डिस्क, ये क्या हो गया बच्चों, डिस्क, लेकिन ये सेमी सर्कुलर नहीं है, इसको क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर बना देते हैं, बन जा, नहीं बन रहा, और ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों आपका, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। डिस्क का मतलब क्या होता है कि ये मास एज पे नहीं है, मास क्या है, पूरे सरफेस पे। तो सपोज इस डिस्क का मास है m और इसका रेडियस कितना है r, और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है। अब बच्चों हम लोग रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं ना, ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको जब भी इंटीग्रेट करना रहता था, तो ध्यान से सुनिए बात है ना, हमको जब भी इंटीग्रेट करना रहता था तो हम लोग को यह पता रहना है कि एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो अभी तक दिक्कत इसलिए नहीं हो रही थी कि क्या था, कि भाई इसका जो एलिमेंट लिया था इसी का ही पोजीशन, एलिमेंट का ही पोजीशन उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था। अब रॉड में भी इसके एलिमेंट का पोजीशन इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था, तो इंटीग्रेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं जा रही थी। लेकिन अब बच्चों थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपने रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, तो अब आप एक एलिमेंट ले सकते हैं ना रिंग शेप का, आप एक एलिमेंट ले सकते हैं रिंग शेप का। तो एलिमेंट अगर आप एक रिंग शेप का ले लेंगे तो रिंग शेप एलिमेंट आ गया, तो भले आपको उसका अलग अलग पॉइंट का पोजीशन पता है, उसके सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन तो पता है आपको कि 2r/पाई पे होता है, ठीक। तो जो y इंटू dm करते थे उसमें जो y रहता था वो क्या रहता था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, एलिमेंट का पोजीशन नहीं, किसका पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अभी तक हमारे पॉइंट एलिमेंट थे तो वही हो जा रहा था पोजीशन। अब क्या होगा, एक रिंग एलिमेंट आ गया, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वही हम लोग क्या लेंगे, बात समझ में आई, पक्का। तो देखो एक डिस्क के लिए हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या, एलिमेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं, इसकी डेंसिटी सिग्मा होगी, क्या होगी बच्चों, सिग्मा, क्योंकि अब मास जो है एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब बोलते हैं बच्चों इसको क्या, जैसे उसमें था लीनियर मास डेंसिटी, तो ये क्या होगा, एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, ये होगा मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल रिंग का डिस्क का मास क्या है बच्चों, m, और रेडियस क्या है r। तो बताओ कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये मास, पाई r स्क्वायर बाय 2, तो 2 कहां चले जाएगा, ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो अगर हमारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एलिमेंट का मास आएगा ना। तो हमारा जो एलिमेंट होगा उसका भी क्या होना चाहिए, एरिया होना। अब एरिया वाला एलिमेंट होगा, पॉइंट वाला एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। मतलब अब एक लीनियर एलिमेंट हो, कैसा एलिमेंट होगा, लीनियर। अब देखो तो मैं क्या करूंगा एलिमेंट चूज करने के लिए, ये सेंटर है, ये सेंटर है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा,
सेंटर से आर डिस्टेंस दूर गया। कितने डिस्टेंस दूर गया बच्चों? आर डिस्टेंस। और वहां एक रिंग इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? रिंग। तो ऐसी एक रिंग बनेगी आर डिस्टेंस दूर। लेकिन अगर मैं खाली एक पट्टी रिंग इमेजिन करूंगा तो उसका तो कुछ एरिया नहीं आएगा ना, तो थिकनेस भी बनानी पड़ेगी। तो थिकनेस कितनी लूं? हल्का सा dr। आ रही बात समझ में? हल्का सा थिकनेस कितना ले लिया बच्चों में इसका? dr। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो अब ये जो है मेरा एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? मेरा एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे? डीएम। इस एलिमेंट का मास क्या होगा? डीएम। ये क्या निकालेंगे? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। ऐसे निकालेंगे। सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। ये देखो, ये एरिया पट्टी जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ ये पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है? ये पट्टी की लंबाई, लेंथ पाई आर है। पट्टी की लंबाई है बच्चों पाई आर। और पट्टी की चौड़ाई कितनी है? डी आर। पट्टी की चौड़ाई कितनी है? डी आर। तो एरिया क्या हो गया? पाई आर डी आर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो, आर से एक आर उड़ गया, पाई पाई का हिसाब हो गया। तो क्या आया? 2m डी आर बाय कैपिटल आर। ये क्या आ गया बच्चों? आपका डीएम। एक काम हमारा हो गया, डीएम निकालने का काम हमारा हो गया। अब दूसरा क्या निकालना पड़ता है? एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। बताओ इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या है? भाई ये तो छोटे आर रेडियस का रिंग है, छोटे आर रेडियस का एक रिंग है, तो इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पे होगा। क्या पे होगा बच्चों? 2r बाय पाई। हाँ, ये बताना भूल गया, ये तो आप जानते ही है ना, कोऑर्डिनेट ये वाला लेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाला लेंगे। तो y के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 ना, सिर्फ हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बच्चों? अब y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू क्या लिखे बच्चों? 2 स्मॉल r बाय पाई। क्या लिखे? 2 स्मॉल r बाय पाई। अब क्या करते हैं? इसका वैल्यू फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? y सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm की जगह क्या लिखेंगे? 2m dr बाय r dm इंटू y। y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2 स्मॉल r बाय पाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ m। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो सारे dm को जोड़ोगे तो क्या आएगा? कैपिटल m आएगा। लिखूंगा अलग से कि डायरेक्ट m लिख दो m? बुरा तो नहीं मान रहे हो? जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोलेगा कि आर रेडियस पे अगर आप आर्क लोगे तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, आर के हिसाब से डेंसिटी चेंज हो जा रही है, तब अलग लेंगे। अभी ऐसा अलग नहीं लेना है। ठीक है, अभी एम लिख देते हैं। ठीक, अब देखो ये एम बाहर आएगा तो एम से एम क्या होना है? कटना है। 2 2 जा 4, 4 बाय पाई आर बाहर आ जाएगा। 4 बाय पाई आर क्या आ जाएगा? बाहर। तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? वाई सेंटर ऑफ मास 4 बाय पाई कैपिटल आर बाहर आ जाएगा। 4 पाई आर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा बच्चों? आर डी आर। तो आर का इंटीग्रेशन होना है डी आर के रेस्पेक्ट में। आर का इंटीग्रेशन होना है बच्चों डी आर के रेस्पेक्ट में। लिमिट कहां आर की रखेंगे? तो बताओ आर कहां से कहां तक चले ताकि पूरा डिस्क कवर हो जाए मेरा? देखो आर का वैल्यू 0 लूंगा तो ये वाला डिस्क आ जाएगा, आर का वैल्यू कैपिटल आर लूंगा तो ये वाला डिस्क हो जाएगा, और बीच में लेते जाऊंगा तो ये सारे डिस्क से अपना, समझ रहे हो, पूरा एरिया हो जाएगा। तो क्या लेंगे? आर का वैल्यू 0 से कैपिटल आर। तो क्या लिए? 0 से कैपिटल आर। तो यह 4 बाय पाई आर इंटू आर का क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर बाय 2। तो लिमिट डालेंगे तो यही आना है, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। 2 2 जा, एक आर से एक आर, तो क्या है बच्चों? 2r बाय पाई। सेम है? नहीं आता है सेम? मैं कुछ गलत किया हूं? एक मिनट, m बाय पाई आर स्क्वायर तो क्या लिखा? 2m डी आर बाय
ओ, हाँ तो आर आर कट जाएगा और तो क्या, तो 2m आएगा। सही तो लिख रहा हूँ यार, कुछ गलत तो नहीं किया हूँ मैं, एकदम करेक्ट है। गलत क्यों आ रहा है लेकिन, एक मिनट, एरिया ऑफ ये पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, पाई आर इंटू डी आर, पाई छोटा आर इंटू डी आर ना, ये छोटा आर है ना बच्चों, तो क्या आएगा पाई छोटा आर इंटू डी आर, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई छोटा आर इंटू डी आर, तो ये आर से आर कटेगा नहीं, पाई से पाई का हिसाब होगा, लेकिन ये नीचे क्या रहेगा बच्चों, आर स्क्वायर। क्लियर बात, तो ये आएगा 2m आर स्क्वायर और ऊपर क्या बचे रहेगा एक आर। ओके, गलती नहीं करना मेरे जैसे, है ना, ये समझ में आया बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा आर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी क्या बचे रहेगा आर स्क्वायर। क्लियर है, तो जब हम लोग लिमिट हटाएंगे तो देखो m से m तो कट गया, 4/पाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, 4/पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 4/पाई आर स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा आर स्क्वायर डी आर, क्या रहेगा बच्चों आर स्क्वायर डी आर। ठीक, तो यहां से आएगा 4/पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा बच्चों r³/3, तो आर स्क्वायर से आर कट गया तो कितना आएगा 4r/3 पाई, ये होगा सेंटर मास, ये सही है। वो एक छोटी सी गलती कर दिया था, क्या गलती कर दिया था बच्चों मैं यहाँ, ये एरिया ऑफ एलिमेंट ना, तो ये पाई इंटू छोटा आर है ना, पाई इंटू बड़ा आर थोड़ी है, तो पाई इंटू छोटा आर लेना था, तो आर से आर कटेगा नहीं, ठीक है, सॉरी, लिख लो, नोट कर लिए, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसा हो सकता है हम लोग पिछले कोई चीज डिराइव किए हो, पीछे कोई चीज डिराइव किए हो, उसका एलिमेंट वही अपना एलिमेंट बन जाए अगले वाले के लिए। ठीक, जैसे डिस्क के लिए रिंग क्या बन गया एलिमेंट, बड़े बच्चों आगे नहीं, पलटू, अच्छा देख के ही लिखोगे ना, इंटीग्रेशन नहीं करोगे खुद से। बड़े बच्चों प्लीज पढ़ने दो मेरे को प्लीज, बढ़ू आगे, अगला। अब ये बच्चों कुछ और शेप्स हैं जिनके आपको क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दिया हुआ है। तो अगर आपके पास बच्चों एक हेमिस्फेरिकल शेल है, क्या है हेमिस्फेरिकल शेल, तो सेंटर से जो हेमिस्फीयर का सेंटर होगा उससे ऊपर जाएंगे y, कितना r/2 पे सेंटर ऑफ मास होता है। अगर आप एक सॉलिड लेंगे तो कितने पे होता है 3r/8 पे। ठीक, अगर आप एक सॉलिड कोन लेंगे तो जमीन से बेस से कितने पे हाइट पे होता है h/4 हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास, और अगर हॉलो लेंगे तो कितने पे होता है h/3 पे। ये सबको भी नॉर्मल इंटीग्रेशन से आप बना सकते हैं। मैं हेमिस्फीयर का एक बार बना देता हूं बच्चों, क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर में भी एक एलिमेंट लेने का एक आर्ट है, कला है, जबरदस्त टेक्निक। ठीक है, तो बनाता हूं मैं, देखिए लिखे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक, ठीक, ये दिख रहा है बच्चों हेमिस्फीयर जैसे, पक्का। अब देखो मजा आएगा, ये इसका सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, ठीक है, ये क्या इसका सेंटर है बच्चों, ठीक है, इतना बड़ा मत बनाओ सेंटर, मजा नहीं आएगा। ठीक? ये बच्चों इसका सेंटर है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे चूज करेंगे, ये सेंटर समझ रहे हो, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका भी सेंटर है हेमिस्फीयर, ऐसा सेंटर है ना,
अब देखो मैं क्या चूज करता हूं, ये होगा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस हुआ। अब ये याद रखना कि इसका वाई एक्सिस क्या अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक, और अगर मैं जेड एक्सिस भी बना दूं तो उसके अबाउट भी क्या है, ठीक। तो आप क्या है, बस आपको ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बस निकालना है। जेड और एक्स के कंपोनेंट क्या होंगे इसके, जीरो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल। तो एक्स में और जेड में सेंटर पे ही लाई करेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। अब देखो तो इसमें कैसे चूज करूंगा, ये भी सर्कल टाइप का है, ये भी किस टाइप का है, सर्कल। तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां से थीटा एंगल पे पहुंचूंगा। कहां पे पहुंचूंगा बच्चों, थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे, थीटा। और वहां से थोड़ा सा आगे जाऊंगा, कितना, टी थीटा। तो देखो यहां से मैं थीटा एंगल चला और ये कितना आगे बढ़ा, डी थीटा। तो बच्चों यहां पर ऐसा एक दो पॉइंट्स बन जाएंगे सेमी सर्कल उसमें आर्क में बनेंगे, और उसका थिकनेस कितना होगा, आर डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आपको, थिकनेस कितना होगा बच्चों उसका, आर डी थीटा। अब क्या करो, जैसे ये थीटा पे है ना, ऐसी थीटा पे एक कोन चला दो, एपेक्स एंगल थीटा बन, तो एक कोन चल सकता है ऐसा, ठीक। तो बच्चों ये पट्टी जो बनी है, ऐसी पट्टी पूरी एंग्रेव हो जाएगी, ऐसे एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसी पट्टी, ठीक। तो इसकी क्या कर लो, एक पट्टी बना लो। ये समझ में आई कि नहीं बच्चों, क्या बन गई, एक पट्टी ऐसे चली हुई, सर्कुलर होगी वो पट्टी, सर्कुलर होगी वो पट्टी। अच्छा बताओ ये मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, सरफेस हॉलो है, क्या है, हॉलो है, हॉलो है तो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, बताना, इसकी सरफेस डेंसिटी, टोटल मास सपोज इस हेमिस्फीयर का m है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पाई आर स्क्वायर पे, सरफेस एरिया का तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर पे। तो एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एरिया। एलिमेंट का क्या होना चाहिए बच्चों, एरिया होना चाहिए। तो देखो ये एलिमेंट का कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस होगा कि नहीं होगा, आर बोलता हूं उसको, ये होगा रेडियस। ये जो एलिमेंट है एक सर्कुलर बना है ना, उसका एक रेडियस है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे या ऊपर से या इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक आर रेडियस का सर्कल दिखेगा और आपको एक थिकनेस दिखेगी, ऐसे पट्टी दिख रही है ना भाई, पट्टी की थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, आर डी थीटा है, और रेडियस कितना है, आर। इस आर को क्या लिख सकता हूं, ये आर है बच्चों, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा होगा। तो इस रेडियस को क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल आर कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो रेडियस है वो कितना है, आर कॉस थीटा। तो बच्चों अब इसका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया। तो आर कॉस थीटा का सर्कल, आर कॉस थीटा का सर्कल बना, तो ये सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा, और उसकी मोटाई कितनी है, आर डी थीटा। तो 2 पाई आर कॉस थीटा में आर डी थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो पट्टी का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या गया बच्चों, ये था डेंसिटी। तो डीएम निकालने के लिए, अगर मेरे को डीएम निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डीएम बराबर सिग्मा इंटू पट्टी का एरिया। तो क्या होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, गुस्सा तो नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना बात। तो बच्चों डीएम बराबर क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू डाल देते हैं, m बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा ये आर कैपिटल आ रही है ना, अब कोई गलती नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या है बच्चों, डीएम
m cos थीटा d थीटा। ये समझ में आया? अब दूसरा, एलिमेंट का मास तो निकल गया, अब बताओ पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की? पोजीशन क्या होगी? 2r। ये पूरा रिंग है ना, तो रिंग का कहाँ होता है? रिंग का तो सेंटर पे ही होता है। रिंग का कहाँ होता है बच्चों उसके? भाई अगर रिंग है, ये डोनट है ना, डोनट का कहाँ होगा? सेंटर पे ही तो होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये कितने पे होगा सेंटर? यहां से यहां पे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? कहां पे होगी? r sin थीटा। आगे बढ़े, अब फॉर्मूला लिखता हूं जब दोनों चीज निकल गया तो बच्चों y सेंटर ऑफ मास होगा, y सेंटर ऑफ मास r sin थीटा y इंटू dm। और dm कितना है बच्चों? m cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm और ये मास कट जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक, बचा क्या बच्चों अब अंदर? r sin थीटा cos थीटा d थीटा, r sin थीटा cos थीटा d थीटा। और लिमिट d थीटा की डलेगी। d थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बच्चों? देखो थीटा अगर मैं 0 लूंगा तो ये वाली पट्टी आ जाएगी, और 90 लूंगा तो ये वाली पट्टी आ जाएगी। तो भाई 0 से सिर्फ कहां तक जाना है? 90। तो सारी पट्टी आ जाएंगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहे पट्टी आते जाएंगी बच्चों, ये फिर इधर थोड़ी जाना पड़ेगा, इधर जाऊंगा तो वापस से वही पट्टी दोबारा चालू हो जाएगी। तो सिर्फ कहां से कहां तक जाना है? एलिमेंट यहां से यहां तक। तो कहां तक जाना है? तो 0 से π/2। बात समझ में आई कि नहीं? तो जाते हैं बच्चों, क्लियर है बच्चों? पक्का? अब देखो आगे, r को बाहर ले लो। r को क्या ले लो? बाहर। 0 से π/2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा तकलीफ दे। क्या है इंटीग्रेशन इसका? थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तकलीफ दे। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, बाहर एक 2 डिवाइड कर देते हैं, अंदर एक क्या कर देते हैं बच्चों? 2 मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा? 2 साइन थीटा cos थीटा। और क्या होता है इसका? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, 0 से π/2। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। साइन स्क्वायर होता तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, समझ रहे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेते हैं, कॉस स्क्वायर को फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उल्लंघन फन चलता है। स्क्वायर वाले में तकलीफ होती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो r/2 को बाहर रखते हैं बच्चों। साइन 2 थीटा, साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो क्या आएगा? माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 बाय 2। अंदर थीटा थोड़ी है, अंदर क्या है? 2 थीटा। तो साइन ax प्लस b रहता था, तो बाय 1 बाय कॉस माइनस कॉस x प्लस अर्थ। आई बात समझ में? तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो बाहर वाला 2 को बाहर खेद दो तो क्या हो गया? r/4। अब अंदर क्या बचा? माइनस कॉस 2 थीटा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। π/2 डालोगे तो 2 2 कैंसिल होगा, cos π -1 माइनस माइनस प्लस। तो क्या होगा? r/4 1। इंटीग्रेशन का क्या आएगा? माइनस cos 0 1, और ये वाला सामने माइनस है तो -1, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 1। 2 कितना जा? 2 जा। तो क्या है बच्चों? r/2। समझ में आया बच्चों? क्या है बच्चों? r/2। तो ये यहां से कितने ऊपर रहेगा? r/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? ठीक, तो बच्चों एलिमेंट कैसे चूज करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, ताकि हमारा इंटीग्रेशन आखिरी में एक ही वेरिएबल के टर्म्स में बचे और ऑपरेटर भी उसी का हो। भाई x को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, थीटा को रेस्पेक्ट में, साइन थीटा cos थीटा को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है d थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एक ही वेरिएबल पे लाना है। x और थीटा आते रहेगा तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। यानी ज्योमेट्री देख के कुछ रिलेशनशिप लिखेंगे और फिर वहां से सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आगे मैंने ये और डिफिकल्ट होते जाएगा। बाकी ये समझ में आएगी नहीं है? बेसिक। तो बच्चों ये बेसिक है, ये आपका बहुत दूर तक यूज होगा, बहुत
दूर तक, ये दिया है r/2 दिया था इसका, वही आया अपना। क्लियर बात? ठीक। तो आज का आपका होमवर्क ये है बच्चों कि आप लोग ये पूरा डेरिवेशन खुद से एक बार करेंगे, एलिमेंट चूज करके शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर कहीं बीच में अटकते हैं तो अपनी कॉपी देखना, लेकिन उसके बाद डेरिवेशन वहीं से चालू नहीं करना जहां अटके हो, फिर शुरू से चालू करना, जब तक कि आप शुरू से आखिरी तक बना ना लें। बच्चों ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी आप लोग एकदम जैसे नए नए आप लोग रूट निकालना सीखते थे तो थोड़ा दिक्कत होता था। जब हम लोग नए नए मिड टर्म स्प्लिटिंग सीखे थे पहली बार, तो थोड़ा सोचना पड़ता था। अब उसके बाद तो अपना सेकंड नेचर बन गया है, इक्वेशन लिखे रहता है, हम लोग सीधा रूट लिखते हैं, x/2 x ये होगा। मिड नॉर्मल वाला, एकदम रूट वाला नहीं बोल रहा, लेकिन समझ रहे हो ना? तो आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है थोड़े दिन में? तो वैसे ये भी लिमिट आपको दिखने लगेगा, हाँ मैं इसमें क्या लूँ, आपको दिखने लगेगा इसमें मैं हाँ ये लिमिट ले लूंगा तो ये मेरा आसान हो जाएगा, ऐसा टाइप का आपको दिखने लगेगा, जरूर बता रहा हूँ। क्लियर है? तो इसके लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसका। अभी क्या करेंगे इसका? प्रैक्टिस। ओके, फिर मैं अभी तो यूनिफॉर्म वाले बनाए हो, अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें कैसे एलिमेंट लेते हैं और उसका कैसे इंटीग्रेशन होता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अभी और पढ़ाया तो आप बेहोश हो जाओगे इसीलिए, है ना? तो तैयार है, समझ में आया बच्चों? पॉइंट मास और पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट एंड पार्टिकल्स का वो समझ में आ गया। और अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन का सहायता लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए दो चीजें बच्चों, आपको एक एलिमेंट लेना है। क्या लेना है? एक एलिमेंट। तो एलिमेंट का डीएम निकालना है, दिमाग में ये रखना, एलिमेंट का क्या निकालना है? डीएम। और इस डीएम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसा शेप जिसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता है, तो बढ़िया है, ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन और अगर आप पॉइंट एलिमेंट ले रहे हो, पॉइंट एलिमेंट, तो जो उसका पोजीशन होगा वही उसका क्या हो जाता है। ओके, आ रही बात समझ में? जैसे अभी मेरे को एक रिंग थी, रिंग लिया ना अभी इसमें एलिमेंट स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, तो मेरे को पता था सेंटर ऑफ मास यही होता है, तो उसका पोजीशन मेरे को पता था। ठीक, वैसे मैं रिंग डिराइव किया तो उसका भी मेरे को 2r/π पता था। तो जब मैं डिस्क को इंटीग्रेट करना चाहता था तो मैं एलिमेंट क्या को ले लिया? रिंग को, क्योंकि इस रिंग का मेरे को सेंटर ऑफ मास पता है, 2 छोटा r/π। क्लियर बात? तो बच्चों ये याद रखेंगे, और आप लोग फिर ये सब जब बना लोगे ना एक बार। अच्छा, अब बताओ सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए क्या इस्तेमाल कर लेंगे एलिमेंट? अभी निकाले r/2, तो क्या कर लेंगे? यहां से छोटा r डिस्टेंस दूर एक हेमिस्फीयर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? एक हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर का मास निकालेंगे। हाँ, और हेमिस्फीयर की थिकनेस भी लेना पड़ेगा कुछ। हेमिस्फीयर का r डिस्टेंस पे थिकनेस कितना ले लेंगे बच्चों? dx। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा करेंगे, पूरा एम मास 4/3πr³ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है सॉलिड का। तो इसमें अब हम लोग को जो एलिमेंट लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका एरिया क्या होगा? 2π छोटा r², 2π छोटा r² इंटू थिकनेस कितनी है? dr। तो वॉल्यूम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा ना, तब तो डायमेंशन सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या आ गया आपका? dm। और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या लेंगे इस एलिमेंट का? r/2। अभी तो लिखे, तो क्या लिखेंगे? छोटा r/2। तो dm इंटू r/2 इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना? और लिमिट r की 0 से लेके r तक, 0 से लेके r। एंगल का कहां ले रहे? r का ले रहे लिमिट, तो एंगल में लोगे π/2, 0 से लेके r, कैपिटल R तक। बात समझ आएगी नहीं आई? देखो ना, ये वाला r पे लिए, ये कैपिटल R लोगे तो ये वाला हेमिस्फीयर हो जाएगा, 0 लिए तो ये वाला हेमिस्फीयर हो जाएगा, बीच का पूरा चलते रहेगा हेमिस्फीयर, तो पूरा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट। समझ में आएगी नहीं आया? इसमें टाइम लगेगा बच्चों, इसमें क्या लगेगा? टाइम। फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक तक पहुंचोगे तो ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन कर लिए रहेंगे, तब तक तो फिजिक्स का यही चीज डिफिकल्ट है, बच्चे यही नहीं पकड़ पाते। आ रही बात समझ में? आप खुद ही काइनेमेटिक्स देख लो, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है तकलीफ तभी बढ़ती है हमारे दिल में, है ना? कि क्या एलिमेंट ले, क्या चूज करें, क्या वेरिएबल है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों आपको पहचानना, ये सीखना पड़ेगा, यही चीज एक्सपीरियंस से आएगा, सवाल बनाने से आएगा। बढ़े आगे, चलो कल क्या करेंगे इसको कंटिन्यू। हेलो हेलो हेलो।